अजीमत का इसे कुछ अंदाजा नहीं था वो किस तरफ को जा रहा है। मामूली सा अंदाजा था कि इसका रुख मशरिक़ की तरफ है। ये जंगल ऐसा था कि कहीं तो दरख्तों के घने झुंड आ जाते थे और कहीं खुली ज़मीन आ जाती थी, कहीं कोई घाटी आ जाती थी, कहीं कोई पहाड़ी नाला आ जाता था। ज़मीन पहाड़ी भी थी और मैदानी भी थी। जंगल पर गहरा सकूत छाया हुआ था। अभी तक इसे किसी जंगली दरिंदे की ना तो आवाज़ आई थी और ना किसी से इसका आमना सामना हुआ था। आहिनी कड़ों पर कपड़ा लपेट देने की वजह से झाड़ियों और ऊंची ऊंची घास और ऊंचे नीचे मैदान में से जल्दी जल्दी गुजर रहा था। फिर भी आहिनी कड़ों की वजह से इसकी रफ्तार एक हद तक महदूद थी। एक जगह खुली ज़मीन आई तो इसने नज़रें उठाकर ऊपर आसमान को देखा। आसमान पर तारे चमक रहे थे। इन तारों से इसने अंदाज़ा लगाया कि अभी रात ढलनी शुरू नहीं हुई थी। वो चाहता था कि जल्दी से ये जंगल ख़त्म हो और वो किसी देहात या रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाए। रेलवे लाइन पर आकर वो किसी न किसी स्टेशन पर पहुंचने के बाद डाकुओं से महफूज हो सकता था। लेकिन एक ख़तरा ये भी था कि इसके पाँव में पड़ी हुई बेड़ियों को देखकर हर कोई ये समझने में हक बजानिब होगा कि वो जेल से भागा हुआ कोई खूनी कातिल है। वो सोचने लगा कि इन बेड़ियों यानी लोहे के कड़ों से किस तरह निजात हासिल की जा सकती है। बेड़ियाँ चाबी लगाकर खुलती थी। इनमें छोटे छोटे चाबी के सुराख बने हुए थे। शाहिद अली मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा ताला खोलने में महारत रखता था। ये फ़न इसे ट्रेनिंग में सिखा दिया गया था, मगर इस फ़न पर अमल करने के लिए कम से कम लोहे की एक बारीक तार की ज़रूरत थी जो इसके पास नहीं थी। आहिनी कड़ी इतने मजबूत थे कि इसे कोई लोहार ही छैनी और हथौड़े की मदद से काट सकता था। खुदा खुदा करके जंगल का एक हिस्सा ख़त्म हो गया और आगे एक बहुत बड़ी नहर आ गई जो दरिया मालूम हो रही थी। शायद वो कोई दरिया ही था। शाहिद अली ने दरिया में छलांग लगा दी और दूसरे किनारे की तरफ तैरने लगे। डाकुओं और अपने दरमियान दरिया आ जाने से शाहिद अली अपने आप को महफूज समझने लगा था। तैरते तैरते वो दरिया के दूसरे किनारे पर आ गया। इसने किनारे पर आते ही खड़े होकर सामने निगाह डाली। तारों की रोशनी में इसे सामने भी एक जंगल नजर आया। इसने दरिया के साथ साथ जुनूब को जाने के बजाय सामने जंगल की तरफ चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद इसे जंगल में एक रोशनी सी झिलमिलाती नजर आई। रोशनी देखकर शाहिद अली को कम से कम इतनी तसल्ली ज़रूर हुई कि वो किसी इंसानी बस्ती के करीब पहुंच गया था, जहां वो किसी न किसी देहाती को इसके मकान या झोंपड़े से जगाकर इसकी मदद हासिल कर सकता था और पाँव की बेड़ियों से निजात हासिल कर सकता था। ये ख्याल बाद में इसके जहन में आया था कि वो गिरफ्तार भी हो सकता था। जैसे जैसे वो झिलमिलाती रोशनी के करीब हो रहा था, रोशनी ज़्यादा साफ होती जा रही थी। ज़रा और करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि ये दरख्तों के नीचे एक झोंपड़ा है जिसके बाहर बांस के साथ मिट्टी के तेल की लालटेन लटक रही है। वहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। झोंपड़ी भी खाली थी। झोंपड़ी के बाहर एक मिट्टी का छोटा सा चबूतरा था। शाहिद अली थक कर चूर हो रहा था। वो लालटेन की रोशनी से हटकर एक दरख्त की ओट में बैठ गया। सोचने लगा कि अगर यहाँ कोई आदमी नहीं है तो ये लालटेन किसने रोशन की है और किस मकसद के लिए रोशन कर रखी है। बैठने से इसे सुकून सा आ गया। आहिनी कड़ों के गिर्द इसने जो चीथड़े लपेट रखे थे वो खुल गए थे। वो इन्हें आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ठीक तरह से लपेटने लगे। इतने में इसे झाड़ी में सरसराहट सी सुनाई दी। शाहिद अली ने इस तरफ देखा जिस तरफ से इसे सरसराहट की आवाज़ आती महसूस हुई थी। पहले तो यही समझा कि ये कोई रीछ या शेर है। वो दरख्त पर चढ़ने की सोच रहा था कि इसे झाड़ियों के दरमियान एक इंसानी साया नजर आया जो झोंपड़े की तरफ आ रहा था। जब ये इंसानी साया लालटेन की रोशनी में आया तो इसने देखा ये एक जट्टाधारी जोगी है जिसके सर के बाल लंबे, जिस्म पर सिर्फ घुटनों के ऊपर तक कपड़ा बंधा हुआ था। एक हाथ में डोल या लोटा था, दूसरे हाथ में नेज़ा थमा हुआ था जिसकी उन्हीं लालटेन की रोशनी में चमक रही थी। शाहिद अली ऐसी जगह बैठा था कि जो कोई भी झोंपड़ी की तरफ जाए शाहिद अली के करीब से गुजरना पड़ता था। जोगी इस तरफ बड़ा चला आ रहा था। शाहिद अली एहतियात के तौर पर उठकर एक तरफ होने लगा और आवाज़ पैदा हुई। इसकी आवाज़ को सुनकर जोगी वहीं रुक गया। इसने शाहिद अली की तरफ दरख्त की तरफ मुंह फेर कर देखा। कौन है भाई? जोगी की आवाज़ में नरमी और मुलायमत थी। शाहिद अली ने सोचा कि इस जोगी के सामने जाने में कोई हरज नहीं है, शायद ये इसकी कोई मदद कर सके। वो उठकर जोगी के सामने आ गया। जोगी ने शाहिद अली को गौर से देखा और बोला, बाबा तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? शाहिद अली ने कहा, महाराज मैं जंगल में रास्ता भूल गया हूँ। रात आ गई तो डर कर यहाँ छुप गया। जोगी एक लम्हा खामोश रहा, फिर बोला, तो फिर वहाँ क्यों खड़े हो? आ जाओ मेरी कुटिया में। शाहिद अली को हौसला हुआ कि ये जोगी इसकी मदद ज़रूर करेगा और कुछ नहीं तो कम से कम इसको किसी करीबी शहर का रास्ता ज़रूर बता देगा। वो जोगी के पीछे पीछे चलता इस झोंपड़ी के पास आ गया। जोगी ने बांस पर से लालटेन उतारी और झोंपड़ी में दाखिल होकर लालटेन एक तरफ रख दी। शाहिद अली भी झोंपड़ी में दाखिल हो चुका था। जोगी शाहिद अली के गीले कपड़ों को देखने लगा। तब इसकी नज़र इसके टखनों पर पड़ी और बोला, ये तुमने अपने पाँव में क्या डाल रखा है? शाहिद अली जोगी के सामने ज़मीन पर बैठ गया। सोचने लगा कि वो जोगी के आगे अपने पाँव में पड़ी हुई बेड़ियों के बारे में चाहे कुछ भी वजाहत क्यों न करे और कितना ही क्यों न छुपाए, जोगी फ़ौरन समझ जाएगा कि वो एक मफरूर कातिल है जो जेल तोड़कर भागा है। शाहिद अली ने हकीकत बयानी से काम लेते हुए जोगी से कहा,
महाराज, मैं जंगल में अपने दोस्त के साथ शिकार खेलने आया था। एक जगह अचानक शेर निकल आए, हम दौड़ पड़े और यूं एक दूसरे से अलग हो गए। मैं जंगल में रास्ता भूल गया और डाकुओं के एक गिरोह ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मेरे पाँव में बेड़ियां डालकर मुझे गार में बंद कर दिया। आज रात मुझे मौका मिल गया, मैं बेड़ियों समेत फरार होने में कामयाब हो गया। बस ये है मेरी असल दास्तान। जोगी बड़े गौर से शाहिद अली की कहानी सुनता रहा, फिर कहने लगा, तुम्हें ये लोहे की बेड़ियां तो बहुत तकलीफ दे रही होंगी। शाहिद अली बोला, कोई बात नहीं, मैंने इनके गिर्द कपड़ा लपेट लिया है। जोगी बोला, नहीं नहीं बच्चा, मैं भी इसका बंदोबस्त करता हूँ। यहाँ करीब ही एक लोहार रहता है, मैं इसे बुलाता हूँ। वो छैनी हथौड़े से अभी ये बेड़ियां काट देगा, फिर तुम आराम करना। सुबह होते ही मैं खुद तुम्हें अगले गांव छोड़ाऊंगा। इतना कहकर जोगी उठा और झोंपड़े से निकल गया। जाते जाते शाहिद अली से कह गया कि बच्चा, जंगल में अकेले आगे न जाना। इस जंगल में रात को एक आदमखोर शेर फिरता है। जोगी के जाने के बाद शाहिद अली ने लालटेन की रोशनी में इधर उधर देखा कि शायद कहीं से कोई लोहे की तार का टुकड़ा मिल जाए और वो बेड़ियों के ताले खोल कर इनसे निजात हासिल कर ले। जोगी का नेजा झोंपड़ी की दीवार के साथ लगा हुआ था। इसके साथ लिपटी हुई कोई चीज चमक रही थी। शाहिद अली ने उठकर देखा, वो लोहे की बारीक तार थी जो जोगी ने नेजे की अन्नी के गिर्द लपेट रखी थी। शाहिद अली ने थोड़ी सी कोशिश के बाद तार नेजे से अलग कर ली, फिर इसकी नोक को सीधा किया और बैठकर इसे काहिनी कड़े के ताले के सुराख में डाला और इसे खास तरकीब से घुमाने और फेरने लगा। दूसरे ही लम्हे ताला खुल गया। इसने फौरन बेड़ी अलग कर दी। इसी तरह शाहिद अली ने दूसरी बेड़ी का ताला खोलकर इसे भी अलग कर दिया। इसने खुदा का शुक्र अदा किया कि इससे इस मुसीबत से निजात मिली है। वो झोंपड़ी से निकलकर बाहर जो चबूतरा था इस पर बैठ गया और जोगी की वापसी का इंतजार करने लगा। एक तो वो रात के अंधेरे में अब जंगल में सफर नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसे जोगी ने कह दिया था कि आगे जंगल में रात को आदमखोर शेर फिरता है। दूसरा, वो जोगी से ये मालूम भी करना चाहता था कि वो किस जगह पर है और आगे कौन सा बड़ा शहर है। कुछ देर के बाद शाहिद अली को दो आदमियों की बातें करने की आवाज़ आई। एक आवाज़ जोगी की थी और दूसरी आवाज़ किसी और आदमी की थी। पहले तो इसको यही ख्याल आया कि जोगी लोहार को साथ लेकर आ रहा होगा, लेकिन इस किस्म के हालात में हर किसी पर एतबार कर लेना एक अक्लमंद कमांडो के मसलक के खिलाफ बात थी। शाहिद अली के दिल में भी कुछ शक सा पैदा हो गया। वो चबूतरे से हटकर कुछ फासले पर एक दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गए। अंधेरे में दो इंसानी साए उभरे। इनमें एक जोगी था और दूसरा कोई और आदमी था। वो धीमी आवाज में बातें करते शाहिद अली के जरा करीब से गुजरे तो इसने सुना जोगी दूसरे आदमी को कह रहा था, वो झोंपड़ी के अंदर ही होगा, कहीं जाएगा नहीं, फिक्र न करो। शाहिद अली का शक दुरुस्त साबित हुआ। ये जोगी अपने साथ सफेद कपड़ों में पुलिस का कोई आदमी लाया था जो यकीनन मुसल्लवी था। शाहिद अली दबे पांव उठा और इसने अंधेरे में जिस कदर इसे नजर आ रहा था सामने की जानिब दौड़ना शुरू कर दिया। वो कुछ दूर ही भागा था कि पीछे से पिस्तौल के फायर के धमाके की आवाज आई। सारा जंगल जाग उठा। जोगी और इसके साथ आया हुआ पुलिस का आदमी इसे झोंपड़ी में ना पाकर इसके पीछे पीछे आ रहे थे। पिस्तौल का फायर जोगी के साथ आए हुए पुलिस के सिपाही नहीं किया था, मगर शाहिद अली अब इनके हाथ आने वाला नहीं था। इसके पाँव की बेड़ियां उतर चुकी थी और वो अंधाधुंध झाड़ियों को फलांगता दरख्तों में भाग रहा था। जंगल से वो वाकिफ नहीं था, लेकिन शुमाली भारत के जंगलों की वो काफ़ी खाक छान चुका था और जंगल की रातों के अंधेरे और सन्नाटे इसके लिए अजनबी नहीं थे। इसे कोई खतरा था तो सिर्फ इस बात का था कि किसी तरफ से कोई शेर या चीता न निकल आए। जंगल में पिस्तौल के फायर के दो धमाके हुए, मगर ये फायर बहुत पीछे हुए, जिससे शाहिद अली को अंदाजा हो गया कि इसका पीछा करने वाले बहुत पीछे रह गए हैं। इनसे काफ़ी आगे निकल आया था। शाहिद अली अब दौड़ने के बजाय तेज तेज चलने लगा। फायर के धमाकों को बमुश्किल 1 मिनट गुजरा होगा कि इसे शेर की धाड़ सुनाई दी। शेर के धाड़ने की आवाज़ इसी तरफ से आई थी जिधर से फायरिंग हुई थी। 2-3 बार गरजा और इसके बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे शेर ने अपने शिकार को दबोच लिया है। इसका शिकार जोगी था या इसके साथ आया हुआ पुलिस का आदमी था, इस बारे में शाहिद अली को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इतना जरूर हुआ था कि इसके बाद जंगल में फायर की आवाज़ नहीं आई थी। कमांडो शाहिद अली ने अंधेरे जंगल में अपना सफर जारी रखा, यहाँ तक कि आसमान पर पू फटने के आसार नमूदार होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सितारे मात बढ़ते गए, फिर सारे आसमान पर सुबह का नूर फैल गया और जंगल के दरख्त, टीले और झाड़ियाँ साफ नजर आना शुरू हो गई। जिस वक्त शाहिद अली कमांडो घने जंगल से निकला, इस वक्त दिन काफी निकल आया था। दूर खेतों के पार इसे एक बस्ती के मकान दिखाई दिए। वो इसी तरफ चल पड़ा। वो ये मालूम करना चाहता था कि वो किस मुकाम पर निकल आया है और वहाँ से करीबी शहर कौन सा है। ये बस्ती काफी बड़ा गाँव था। एक मस्जिद के मीनार देखकर इसे कुछ हौसला हुआ। मस्जिद के इमाम साहब से वो बात कर सकता था। इस वक्त मस्जिद में नमाजी नहीं थे। इमाम साहब अपने हुजरे के बाहर सफ पर बैठे कुछ लिख रहे थे। कमांडो शाहिद अली ने जाकर सलाम किया और अदब से बैठ गया। इमाम साहब ने नजरें उठाकर शाहिद अली को देखा और कहा, परदेसी मालूम होते हो, कहाँ से आए हो? शाहिद अली ने कहा, मोहतरम, दिल्ली से एक दोस्त के साथ शिकार खेलने आया था। जंगल में रास्ता भूल गया, सारी रात भटकता रहा। दिन की रोशनी हुई तो ये बस्ती देखकर आपके पास हाजिर हो गया हूँ। मेरी जेब में कुछ नहीं, मुझे किसी तरह दिल्ली पहुँचा दे। आपका एहसान कभी नहीं भुलाऊंगा। इमाम साहब ने कहा, मियाँ, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? इंसान ही इंसान के काम आता है और एक मुसलमान को तो मुसीबत में दूसरे मुसलमान की ज़रूर मदद करनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाता हूँ। इमाम साहब ने एक लड़के को आवाज़ देकर बुलाया और कहा,
अंदर जाकर कहो हमारे एक मेहमान आए हैं, इनके लिए नाश्ता भिजवा दे। कमांडो शाहिद अली ने पूछा, जनाब इस बस्ती का क्या नाम है और यहाँ से कौन सा शहर करीब है? इमाम साहब ने कहा, इस बस्ती का नाम रुकनाबाद है और यहाँ से करीब तरीन शहर मुरादाबाद जो 200 मील के फासले पर है। तब शाहिद अली को पता चला कि वो कहाँ से कहाँ निकल आए हैं। इमाम साहब ने शाहिद अली को नाश्ता कराया, कुछ पैसे देकर कहा, मियाँ ये दिल्ली तक के लिए काफ़ी होंगे, माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी इतनी ही खिदमत कर सकता हूँ। शाहिद अली ने कहा, आपकी इतनी ही खिदमत मेरे लिए बहुत है, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। इमाम साहब बोले, बुलवाली का स्टेशन यहाँ से 4-5 मील पर है, वहाँ से तुम्हें मुरादाबाद जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। कमांडो शाहिद अली ने इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया और मस्जिद से निकल आए। गाँव के बाहर से इसे स्टेशन तक यक्का मिल गया। बुलवाली का रेलवे स्टेशन छोटा सा था। इसने मुरादाबाद का टिकट लिया और गाड़ी का इंतजार करने लगा। एक पैसेंजर ट्रेन काफ़ी देर के लिए आगे आकर रुकी। शाहिद अली इसमें बैठकर मुरादाबाद की तरफ रवाना हो गया। मुरादाबाद से वो दिल्ली वाली गाड़ी में सवार होकर दिल्ली पहुंचा तो सूरज गुरूब हो रहा था। वहीं से मालूम हुआ कि पंजाब की तरफ जाने वाली गाड़ी रात 9 बजे रवाना होगी। कमांडो शाहिद अली ने बाहर आकर अमृतसर तक का टिकट लिया और वापस प्लेटफॉर्म पर आकर एक कोने में बैठ गया। मुरादाबाद में इसने थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा लिया था। पंजाब की तरफ जाने वाली गाड़ी 1 घंटा लेट थी। वो रात के 10:15 बजे आई। शाहिद अली एक ज़्यादा रश वाले डब्बे में मुसाफिरों के दरमियान छुप कर बैठ गया। ये गाड़ी सुबह के वक्त अमृतसर पहुंची। वहां से वो जम्मू जाने वाली लारी में सवार हो गया। कमांडो शाहिद अली को हम जम्मू की तरफ जाने वाली लारी में छोड़कर कमांडो शेर खान की तरफ आते हैं। वो कश्मीर पहुंच चुका था और कमांडो तुराबी को रोहट डैम वाले अपने कामयाब कमांडो ऑपरेशन की सारी कहानी इसने सुना दी थी। इन दोनों को कमांडो शाहिद अली के बारे में तशवीश थी। कमांडो तुराबी कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि इस मिशन में शाहिद अली भी तुम्हारे साथ जाए। इसकी वजह यह है कि वो इलाके के जंगलाती माहौल से अच्छी तरह वाकिफ है। कुछ वक्त इसका इंतजार कर लेते हैं, अगर वो ना आया तो फिर हम अपने मिशन पर रवाना हो जाएंगे। दूसरे रोज कमांडो शाहिद अली सुबह पहुंच गए। कमांडो तुराबी और शेर खान इसके गले लगकर मिले। शाहिद अली ने अपने पकड़े जाने और फरार की कहानी मुख्तसर करके सुनाई और कमांडो तुराबी से पूछा, भाई तुराबी, वो कौन सा मिशन है जिसके लिए खास तौर पर हमें पैगाम भिजवा कर बुलाया गया था? कमांडो तुराबी ने शेर खान की तरफ देखा, क्योंकि कमांडो तुराबी ने शेर खान को मिशन के बारे में सारी तफसील बता दी हुई थी। इसने कमांडो शाहिद अली की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, बात यह है कि भारतीय फौज हमारी कश्मीर कॉन्फ्रेंस के एक बहुत अहम लीडर को अगवा करके किसी नामालूम मुकाम पर ले गई है। इससे हमारी तहरीक आज़ादी को बहुत बड़ा धचका लगा है। अगर हमने फौरी तौर पर ख्वाजा साहब को भारतीय फौज की कैद से न निकाला तो खतरा है कि भारतीय फौज इन्हें अजियतें देकर हलाक कर देगी। शेर खान ने कमांडो तुराबी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे इतने बड़े लीडर का अगवा सारी दुनिया में हमारी बदनामी का बाइस होगा। लोग ये कहने में हक बजानिब हो गए कि हम अपने इतने बड़े अहम लीडर की हिफाजत न कर सके। कमांडो शाहिद अली कहने लगा, ख्वाजा साहब को किस जगह फौज ने कैद कर रखा है? कमांडो तुराबी ने कहा, हमारे आदमी बड़ी सरगर्मी से इस बात का खोज लगा रहे हैं। कल तक हमें पता चल जाएगा कि ख्वाजा साहब को भारतीय फौज ने कहाँ रखा हुआ है। कमांडो शेर खान और कमांडो शाहिद अली बड़ी तवज्जो से कमांडो तुराबी की बातें सुन रहे थे। कमांडो तुराबी ने कहा, ख्वाजा साहब हमारी तहरीक आज़ादी के सबसे सीनियर लीडर और मुजाहिद हैं। वो हमारी तहरीक की तमाम सीक्रेट मनसूबाबंदियों के राजदार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ख्वाजा साहब मौत को हंसी खुशी अपने सीने से लगा लेंगे, लेकिन इनकी ज़ुबान से एक भी राज नहीं उगलवाया जा सकेगा। इसके बावजूद ख्वाजा साहब का दुश्मन, और वो भी भारत जैसे दुश्मन की कैद में रहना, खुद ख्वाजा साहब के लिए भी और हमारे लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। कमांडो तुराबी एक लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, आज के जदीद मेडिकल दौर में ऐसे ऐसे इंजेक्शन दरियाफ्त हो चुके हैं जिनके लगाने के बाद इंसान का शऊर सो जाता है और तहतुल लाशऊर बेदार हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी के गहरे राज भी बता देता है। इस वजह से भी हमें जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ख्वाजा साहब को दुश्मन की कैद से निकाल लाना होगा। शेर खान ने पूछा, भारत ने ख्वाजा साहब को कश्मीर की वादी में ही किसी फौजी कैंप में कैद कर रखा होगा? कमांडो तुराबी ने कहा, हो सकता है इन्हें वादी से निकालकर भारत के किसी दूसरे शहर में पहुंचा दिया गया हो। बहरहाल ये कल तक हमें मालूम हो जाएगा। इस दौरान एक मुजाहिद ने आकर खबर दी कि भारत 3 बड़ी तोपें मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ला रहा है, जिन्हें कारगिल सेक्टर में नस्ब किया जाएगा। कमांडो तुराबी ने पूछा, क्या ये तोपें वादी में पहुंच गई हैं? मुजाहिदीन ने बताया कि ये तीनों तोपें, जो बहुत बड़ी हैं, स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में फौजी ट्रकों पर रखकर जम्मू से रवाना कर दी गई है। तुराबी ने कहा, ठीक है, दुश्मन की ये तोपें रास्ते में ही नीस्तो नाबूद कर दी जाएंगी। कमांडो शाहिद अली बोला, मेरा ख्याल है हमें नकियाल सेंटर की पहाड़ियों में घात लगानी होगी। शेर खान ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, नकियाल सेंटर वादिया कश्मीर के अंदर है। अगर हम अपने मिशन में किसी वजह से कामयाब न हो सके तो इसका मतलब ये होगा कि दुश्मन मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली तोपें कारगिल सेक्टर में पहुंचा देगा, क्योंकि नकियाल की पहाड़ियों के आगे इसे कोई देखने वाला नहीं होगा। कमांडो तुराबी कहने लगा, शेर खान
बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें बहुत पीछे किसी जगह घाल लगानी होगी। कमांडो शाहिद अली बोला, हमें ये याद रखना चाहिए कि इन 3 फौजी ट्रकों की हिफाजत के लिए इनके आगे पीछे सिक्योरिटी का ज़बरदस्त इंतजाम होगा और बारूदी सुरंगों का खोज लगाने वाली गाड़ी भी आगे आगे होगी और इसके अलावा पूरी बटालियन भी साथ होगी। कमांडो तुराबी ने कहा, ख्वाह कुछ भी हो, हमें जान की बाजी लगाकर इन भारतीय तोपों को तबाह करना होगा। हम रॉकेट लॉन्चरों को इस्तेमाल करेंगे। शेर खान ने कहा, पहले ये तय हो जाना चाहिए कि हमें किस मुकाम पर घात लगानी होगी। कमांडो तुराबी ने वादी कश्मीर का नक्शा निकालकर सामने फैला दिया और इसे गौर से देखते हुए एक जगह उंगली रखकर बोला, इस पहाड़ी पर फौजी गाड़ियां 2 चक्कर लगाकर नीचे वादी में उतरती हैं और जब 2 चक्कर खत्म हो जाते हैं तो सड़क एक छोटे से पहाड़ी पुल पर से गुजरती है। ये पुल 2 पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है। इसके नीचे 200-250 फीट की गहराई में पहाड़ी नाला बहता है। इस पहाड़ी नाले में नुकीली चट्टानें जगह जगह जमीन से बाहर निकली हुई हैं। इस पुल की लंबाई 60-70 फीट से ज्यादा नहीं है। हमें यह पुल ऐन इस वक्त उड़ा देना चाहिए जब बड़ी तोपों वाले तीनों ट्रक इसके ऊपर से गुजर रहे होंगे। पहाड़ियों में किसी जगह घात लगाने में इस बात का इम्कान मौजूद है कि हम बड़ी तोपों वाली गाड़ियों को तबाह न कर सके या ज्यादा से ज्यादा एक ट्रक को तबाह कर दें और बाकी तोपें हमारे हाथ से बचकर निकल जाएं। इस मिशन का तकाजा यही है कि एक ही हल्ले में बड़ी तोपों वाली तीनों की तीनों गाड़ियां तबाह कर दी जाए। कमांडो शेर खान बोला, हमें इस पुल का पूरा जायजा लेना पड़ेगा, इसके बाद ही कोई फैसला हो सकता है। कमांडो तुराबी ने कहा, मैंने और शाहिद अली ने इस पुल को अच्छी तरह से देखा हुआ है। तुम्हें दिखाने के लिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है क्योंकि हमें जो इतला मिली है इसके मुताबिक बड़ी तोपों को लेकर फौजी ट्रक जम्मू से रवाना हो चुके हैं जो कल सूरज गुरूब होने से पहले इस पुल पर से गुजरेंगे। शेर खान ने पूछा, तुम दोनों इस पुल को देख चुके हो और जरूर इसके आसपास के माहौल से भी वाकिफ होगे। तुम्हारे ख्याल में हमें वहाँ क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? मुजाहिद शाहिद अली ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, भारतीय फौज का बड़ा अहम कानवाई इस पुल पर से गुजरने वाला है। जाहिर है फौज ने पुल को यूं ही खुला नहीं छोड़ रखा होगा। पुल के दोनों जानिब सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम होगा। हो सकता है 1-2 फौजी हेलीकॉप्टर भी हिफाजत की खातिर कानवाई के ऊपर परवाज कर रहे होंगे। इन हालात में हमें इतनी जल्दी वहाँ बारूदी सुरंगें या रिमोट लगाने का मौका नहीं मिल सकेगा। तो फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? तुराबी ने पूछा। शाहिद अली ने कहा, इस सूरत हाल में हम सिर्फ रॉकेट लॉन्चरों पर ही इन्हसार कर सकते हैं। मेरा भी यही ख्याल है, तुराबी ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? शेर खान शाहिद अली ने पूछा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा मशवरा बिल्कुल सही है। इन हालात में सिर्फ रॉकेट लॉन्चर ही हमें काम दे सकते हैं, लेकिन इसमें 2 बहुत बड़ी कबातें हैं। मसलन, कमांडो तुराबी ने पूछा। शेर खान ने कहा, रॉकेट लॉन्चर का रॉकेट ज्यादा फासले पर हो तो अपने निशाने से इधर उधर हो जाता है। इसके लिए हमें पुल के ज्यादा से ज्यादा करीब होकर घात लगानी होगी। हम ऐसा ही करेंगे, कमांडो तुराबी ने कहा। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम तीनों सही निशाने पर लॉन्चर से रॉकेट फायर करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। हमें रात के अंधेरे में भी टारगेट पर सही फायर करने का तजुर्बा है। मुझे यकीन है कि हमने अगर ठीक पोजीशनों में घात लगाई होगी तो पुल को बड़ी तोपों वाले तीनों ट्रकों समेत उड़ा देंगे। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। शेर खान ने टारगेट नहीं देखा हुआ था, इसने पूछा, यहाँ से पुल कितनी दूर है? कमांडो तुराबी ने कहा, अगर हम सुबह मुंह अंधेरे यहाँ से निकल पड़े तो कल दोपहर तक वहाँ पहुँच जाएंगे। मुजाहिद शाहिद अली बोला, हमें इतना वक्फा नहीं डालना चाहिए। मेरा मशवरा ये है कि हम आज आधी रात की तारीकी में रवाना हो जाते हैं ताकि सुबह होने से पहले टारगेट पर पहुंचकर पुल के आसपास मुनासिब पोजीशनें संभाल लें। मैं तुम्हारी तायीद करता हूं, शेर खान ने कहा। कमांडो तुराबी ने कहा, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? रॉकेट लॉन्चर और दूसरा असला हमारे पास स्टोर में मौजूद है। हम आज ही रात को चल पड़ते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने मिशन की तैयारियां शुरू कर दी। कमांडो तुराबी ने इस वक्त बानिहाल सेक्टर के अपने मुजाहिदीन के सेंटर से मोबाइल पर राब्ता कायम किया और खुफिया जुबान में पूछा कि बड़ी तोपों को लेकर जाने वाली फौजी कानवाई की क्या पोजीशन है। दूसरी तरफ से इसे खुफिया इशाराती जुबान में बताया गया कि फौजी कानवाई रात के पिछले पहर वहां से गुजरने की तवक्का है। कमांडो तुराबी ने खुफिया जुबान में ताकीद की कि जैसे ही कानवाई गुजरे हमें इस बारे में इत्तला कर दी जाए। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।